साथ मैं हूं नाइला शहजादी। आपको ले चलते हैं बराह रास्त लाहौर, जहां पर मामले सूसी बराह इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिकवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडी जी? एक दफ़ा फिर आपको यहाँ खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में कोरोना की तीसरी लहर ने जो शिद्दत इख्तियार कर ली है, उसके तहत पूरा पाकिस्तान जो है उसकी जद में है और पूरे पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो 63 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में, बदकिस्मती से उसमें से 43 जो है वो पंजाब में है और पंजाब में जो डेथ्स हुई हैं वो 40 जो हैं वो हॉस्पिटल्स डेथ्स हैं और 3 जो है वो घर के अंदर हुई हैं। ऐसी सूरत हाल में जब हम पंजाब का ओवरऑल एनालिसिस और डाटा देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो 4 मेजर जो हमारे सिटीज़ हैं वहाँ ज़्यादा जो है वो कोरोना की तबाहकारियाँ हैं, जिसमें मुल्तान के अंदर जो है वो आप ये देखते हैं कि किस तरह इन्फेक्शन का एडवर्स और अग्रेसिव रिस्पांस जांचने का जो एक पैरामीटर है वो कितने पेशेंट जो हैं वो वेंटिलेटर पे जाते हैं और वेंटिलेटर पे जाना जो है वो एक ऐसी सीरियस इंडिकेशन है। उसी की बुनियाद पे हम उसकी सिवियरिटी ऑफ दी डिजीज़ जो है उसको एनालाइज और असेस करते हैं और वेंट्स ऑक्यूपाइड जो हैं वो 4 मेजर एरियाज़ में हमारे मुल्तान में 65% है, इस्लामाबाद में 62% है, गुजरांवाला 60% और लाहौर जो है वो 54%। तो ये एक हमारे लिए आई ओपनर है कि क्या इस वक्त सिचुएशन चल रही है इन 4 बड़े शहरों में और इसके साथ जो हमारा ऑक्सीजन जो है वो बेड्स ऑक्यूपाइड जो मरीज़ इस वक्त ऑक्सीजन के ज़रिए सांस ले रहे हैं, उन मरीज़ों की भी परसेंटेज अगर आप देखें तो गुजरात में 95% पेशेंट जो हॉस्पिटल्स में कोरोना के लाए गए हैं उनमें 95% जो है वो ऑक्सीजन से ही सांस ले रहे हैं। गुजरांवाला में 85% है। पेशावर में ये कंपैरिजन इसलिए दे रही हूँ कि आपको सिवियरिटी पता हो कि पाकिस्तान की जब हम बात कर रहे हैं तो पंजाब वहाँ कहाँ खड़ा है। तो इसमें गुजरात 95% और ये बेड्स ऑक्यूपाइड रेशो जो है यानी ऑक्सीजन के लिए जो बेड्स ऑक्यूपेंसी है ये उसकी हम आपको स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं। उसके अंदर गुजरात 95, गुजरांवाला 85, पेशावर 73, इस्लामाबाद 49% और इसी तरह जो है वो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो टेस्ट 42,418 कंडक्ट किए गए हैं उसमें पंजाब से जो है वो 17,315 जो टेस्ट थे उनकी रेशो को अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है अनफॉर्चुनेटली वहाँ केसेस जो हैं वो ज़्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं और 6,142 जो है हमारे इस वक्त जो हैं वो पंजाब के एक्टिव और डिटेक्टेड केसेस हैं, जिसमें से जो मैंने जिक्र किया कि 40 हॉस्पिटल और 3 जो है वो घरों में जो अमवात हुई हैं। इसी तरह जो है हमारा ओवरऑल इस वक्त जो चैलेंज है कि हमें इससे निपटना क्या है। ये एक वर्स्ट सिचुएशन है और उससे बाहर निकलने की स्ट्रेटजी क्या है। नंबर 1 स्ट्रेटजी SOPs पे अमल करना और हर हाल में जो NCOC की रिकमेंडेशंस हैं उसको इंश्योर करना और शहरियों को सेंसिटाइज करते हुए उनको खुद बचने और दूसरों को बचाने के लिए हुकूमती, समाजी और गैर हुकूमती जो काविशें हैं उनको बरूए कार लाना।
اس صورتحال کے اندر جب ہم اسٹریٹجی پہ جاتے ہیں تو جو ہمارا اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، کیونکہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ اس وبا پہ قابو پایا جائے، دوسری طرف ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تباہ کاریوں کو کم سے کم کیا جائے، تو اس کے لیے جو ٹارگیٹڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو ہے ہمارے کیسز کو اگر ہم اوورال دیکھیں کہ گوجرانوالا، سیالکوٹ، راولپنڈی جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی زد میں ہے، اور وہاں ہم نے مختلف لوکیلٹیز جو ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کر کے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا ہے۔ راولپنڈی میں 4، گوجرانوالا میں 3، اور سیالکوٹ کے ایڈیشنل یہ جو ایڈیشنل ایڈ اپ ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے، وہ ہم ان علاقوں کی بات کر رہے ہیں، اور سیالکوٹ کے بھی 4 مزید جو علاقے ہیں ان کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے انڈر آبزرویشن رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ شاپنگ مال، ریسٹورنٹس، دفاتر، یہ سب جو ہیں ان کو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جہاں لاک ڈاؤن ہے وہاں یہ ہر طرح کی ایکٹیویٹی بند رہے گی، اور دفاتر کے اندر وہ ورک فرام ہوم کا جو سلسلہ ہے وہی کنٹینیو رہے گا۔ جو ہماری ایک سب سے بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے کہ ان علاقوں میں ظاہر ہے جہاں آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو وہاں کے جو مکین ہیں ان کی زندگی سیکیور بھی ہو، پروٹیکٹ بھی ہو، لیکن ان کو ریلیف بھی ملے، اور اس کے لیے جو میڈیکل سروسز، فارمیسی، سٹورز، لیبارٹریز، ہاسپٹل اور کلینک وغیرہ جو ہیں وہ 24 گھنٹے ان ایریاز میں کھلے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو اوورال ہماری حکومتی پالیسیز میں ملک شاپ، چکن، گوشت، مچھلی کی شاپ، بیکریاں صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی۔ گروسری سٹورز، جنرل سٹورز، آٹا چکیاں، فروٹ سبزی کی دکانیں، تندور اور پٹرول پمپس جو ہیں ان کے لیے بھی صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک کا جو ہے وہ نئے SOPs جاری کیے گئے ہیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کے تحت جہاں ہم آمد و رفت کو محدود کر رہے ہیں وہاں ساتھ ساتھ اس لوکیلٹی کے اندر جو ٹیسٹس ہیں ان کی تعداد کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ جو ہماری ٹیسٹ ٹارگٹ کر کے ٹیسٹ اور کوارنٹین کی جو پالیسی تھی اسکریننگ کی اس کو بھی ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسینیشن ہے، اب ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو نپٹنے کے لیے سرکاری سطح پہ اس چیلنج سے اوور کم کرنے کی جو آلریڈی ہمارے انیشیٹوز تھے ان کو دہرانا، ریپلیکیٹ کرنا، لیکن ساتھ ساتھ ویکسینیشن کے پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرنا اور اس کی ٹائٹ مانیٹرنگ کر کے ہر شہر کے اندر پنجاب بھر میں ویکسینیشن کے عمل کی نگرانی کرنا۔ اب تک جو ہے وہ پنجاب میں 1,19,581 فرنٹ لائن جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی پہلی خوراک جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ 49,852 ہیلتھ کیئر ورکرز کو کرونا کی دوسری ویکسین کی دوسری خوراک جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اب تک 1,30,987 شہریوں کو بھی کرونا کی ویکسین جو ہے وہ پنجاب میں لگا دی گئی ہے۔ اس پورے پروسیس کے اندر جو ہمارے لیے چیلنج ہے ایز اے گورنمنٹ کہ مس پرسیپشن، مس کمیونیکیشن اور پروپیگنڈا، زہریلا ویکسین کے حوالے سے ایک دانستہ طور پہ ابہام پیدا کرنا، عوام کو گمراہ کرنے کا جو ہمارا ایک روایتی طریقہ کار رہا ہے وہ الٹیمیٹلی اس کی زد میں ہم، اور آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چونکہ آپ کا ویکسین کے حوالے سے میڈیا کو زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو ویکسین کے حوالے سے منفی اور زہریلا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو اور عوام جو ہے وہ اس سہولت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ بہت شکریہ۔ سوالات جی بتائیے گا کہ کیسے دیکھتی ہیں سینٹ کے اندر جو ہونے جا رہا ہے ہو گیا بلکہ اپوزیشن ایک دفعہ پھر تقسیم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ نون لیگ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ اگر
पीपल्स पार्टी ने यही सब कुछ करना था, वो कुछ खास हलकों की तरफ इशारे कर रहे हैं कि बाप वाले किन की मदद से उस तरफ गए हैं? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जी। ताज़ा ताज़ा मीडिया की स्क्रीन पे अभी मैंने देखा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने हैं। नून लीग की दावतें जो हैं वो जाती उम्रा में जारी हैं और साथ ही सफ़े मातम भी बिछ गई है, क्योंकि जो दोनों के दरमियान मैच था, नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट पे, वो नून लीग एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी के हाथों ज़बा हो गई है और अल्टीमेटली नून लीग की दावत शराज जो है वो एक दूसरे का गम गलत करने के लिए रायवंड के महल में जारी और सारी है, और वो मकसद तो कुछ और था। मकसद तो खांचे सिरी पाए हड़ीसे खा के नैब पे हमला करना था, लेकिन नाती तोती रह गई ते नक ते मक्खी बह गई। वो नाते तोते जो फिल्म शूटिंग के लिए आना चाहते थे और जो उस सर्कस को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ज़रिए अपनी रेटिंग को बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए यकीनन ये मायूसी हुई है कि वो सारे डिक्कियों में भरे पत्थर, वो सारा डांग सोटा, वो सारे के सारे कब्ज़ा माफिया, मनशियात फरोश, चीनी चोर, आटा चोर, वो सारे गैंगस्टर्स जो हैं जिनको इस मकसद के लिए पाला गया था, आज जो है वो यकीनन उनके लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ एक ऐसा ख़ानदान इक़्तिदार में रहा जिसने हमेशा इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ के अदारों को कमज़ोर किया और अपोजिशन के संगासन पे बैठ के उन अदारों को चैलेंज किया और उनके मसल टेस्ट किए और कमज़ोर अदारों को ललकार ललकार के अपने ताकतवर होने का बयानिया दिया और नैब जैसे अदारे को मुतनाज़ा बना के जाली राजकुमारी ने कल जो बगलें बजाई हैं, अपने फतह के ऐलान किए हैं और एक दफ़ा फिर ड्रामा क्वीन ने एक नया ड्रामा कौम के सामने किया है कि नैब चूँकि इससे पहले मुझे गिरफ्तारी के दौरान सवालात कर चुका था, लिहाजा दोबारा उस केस में पूछना जो है वो नैब की जुर्रत कैसे है कि वो बुलाए, मुझे इन्वेस्टिगेट करे या सवालात के जवाब तलब करे। तो मैं इस नाअहल मलका को ये कहना चाहती हूँ कि आपको नाअहल किया गया, सज़ा दी गई और सज़ा याफ्ता जो मुजरिम होता है उसको ये पता होना चाहिए कि जो नासिर लूता था, नासिर लूता के साथ जो गठजोड़ था और वो आपके अकाउंट में पैसे जमा कराता रहा, वो नासिर लूता जिसने स्टेटमेंट दे दी नैब में कि मैंने इनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, ये इनके पैसे थे, इन्हीं को दिए, तो वो नासिर लूता साहब के हवाले से भी वो कुछ फरमाएं कि नैब ये जानना चाहता है कि ये जो अरबों की ट्रांजैक्शंस हैं, जिन अकाउंट से आई हैं, जिस तरह से आई हैं, उन सवालात के जवाब देने में आप क्यों
लातो लाल से काम ले रही हैं। अगर आपका दामन दागदार नहीं है और दाल में कुछ काला नहीं है या पूरी की पूरी दाल काली है, तो आए और आके जवाब दें। आप तो खुद अपने आप को सबसे पहले पेश करें और उस फिल्म के अंदर ड्रामाई रोल आप अदा करें जो आज नैब ने ड्रामाई रोल आपके साथ किया है। तो आप कम अज कम जो है वो जवाबदेह हैं, क्योंकि आप 3 दफा वजीर आजम रहने वाले की लाडली और प्यारी मलका है, उनकी बेटी हैं। और लाडली बेटी जो होती है वो जब 3 दफा जो वजीर आजम रहता है तो वजीर आजम के ऑफिस और हाउस के मजे लूटती हैं, उन्हें उनका जवाब भी देना पड़ता है। उसमें नागवारी जो है वो समझ से बाहर है। दूसरी बात यह है कि जो नया केस नैब आपको बुला के पूछ रही है वो रायवंड स्टेट के अंदर वो ज़राई अराजी और वो तमाम आपके खाते में डाली गई फर्दें हैं, जिनके हवाले से वो जानना चाहते हैं कि ये विरासती है, ये गिफ्टेड है, ये ट्रांसफर्ड है, ये अतिया है, ये किस मद में ये अराजी जो है आपके पास आई है। तो ये अगर आपकी लेजिटिमेट जेन्युइन सर्टिफाइड प्रॉपर्टी है तो आपको तो अल-ऐलान दंदनाते वहां जाना चाहिए कि ले जी ये अप्रूफ, ये मैं फला, ये मनी ट्रेल है, ये मेरा सोर्स है। तो आपको तो छुपा लुकी नहीं खेलनी चाहिए अदालतों में। तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ उन नाजायज असासों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या अदालतों में जाके आप बका कर रही हैं, या फिर आप उन नौजवानों को जो कोरोना की ज़द में इस वक्त ये फिगर्स जो आपको दी हैं ये अलार्मिंग है, थ्रेटनिंग है, ये हम सब की जानों के लिए चैलेंजिंग है कि हम इस सूबे को, इस शहर को और ओवरऑल इस कोरोना की जो शिद्दत से जारी लहर है उससे महफूज रखने के लिए क्या लाएअमल बनाए। आप उन नौजवानों को कोरोना में धकेलना चाहती हैं, केसेस की नज़र करना चाहती हैं, कानून को हाथ में लेने के लिए तरगीब दे रही हैं, उकसा रही हैं, वरगला रही हैं और अपने भाई और अपने बच्चे जो हैं उनको आपने यूके के महलों में महफूज ठिकाने पे इस वक्त विराजमान किया हुआ है। तो ये कौम के जो बच्चे हैं इनकी सेहत भी हमें उतनी ही अजीज़ है। ये हमारे कौम के जो इस वक्त मुहाफ़िज़ हैं, ये बच्चे मुस्तकबिल है हमारा। आप इनको कोरोना की भट्टी में झोंकना चाहती हैं तो हम ये नहीं होने देंगे। SOPs पे भी अमल दरामद करवाएंगे और इसके साथ साथ कानून पे भी हर हाल में अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो आपस में लड़ रहे हैं, तो अब ईद उल फितर के बाद जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई मौलाना साहब ने करनी है तो उसमें उनके साथ मुजाहिद कहाँ से आएंगे? देखिए मौलाना साहब से तो जो हाल कर दिया है जरदारी साहब ने, दसी सज्जी ते मारी खबी, वो जिस तरह कुंद छुरी से ज़बा हुए हैं तो उनकी इस वक्त हालत जो है वो काबिल रहम है और हमें तरस आ रहा है। अल्टीमेटली हमदर्दी हो रही है मुझे कि किन्ना लई तू पाप कमाए किथे न तेरे घर दे। ये सारा जो खेल खेला था आपने, जिनके लिए खेलते रहे उन्होंने तो आपको कुएं में फेंक दिया बरादर यूसुफ बन के, और अब रस्सी देने के लिए भी तैयार नहीं है कि बाहर निकालें। तो हुकूमत ये आज भी इनको कहती है कि ये आईनी जमहूरी और कानूनी तरीके से आई हुकूमत है, आप इसको बर्दाश्त करें और काम करने दें और 2.5 साल बाद हमारी कारकर्दगी के बुनियाद पे ये फैसला आवाम को करने दें कि उन्होंने हमें सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये इख्तियार जो है वो PDM के पास ना है ना उसको ये इख्तियार दिया जा सकता है। वो सब फिर आप आपने कोरोना के हवाले से बात किया और नो डाउट कि आगाही होनी चाहिए
मीडिया को भी अपना पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। लेकिन कल जो वज़ीर आज़म की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया कि वो कोरोना में मुब्तला है, करंटीन है, और फिर जो है अपने गुजरा को बुला के कोई नया टास्क दे रहे हैं, जब मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इतना गैर जिम्मेदार होगा तो आवाम क्या करेगी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो हर लम्हा जो है 24 घंटे में से 18 से 19 घंटे जो हैं वो इस कौम के लिए काम करते हैं। और जब उनको कोरोना हुआ तो आपने भी देखा कि उससे पहले वो वहाँ सस्ता हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह करके आए। वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में है और हमें दिन रात जदोजहद करके आवाम को रिलीफ देने के लिए काम करना है। जो कल की तस्वीर जो है रिलीज़ हुई और जो मीटिंग का जिस तरह से वो किया गया, अनफॉर्चुनेटली चूँकि पहले तो ये जो हमारे वहाँ पे मौजूदीन थे, जो पार्टिसिपेंट थे, उनको भी इस हवाले से एहतियात करनी चाहिए। और मेरे लीडर हैं, मेरे बॉस हैं, मेरे कमांडर हैं, उनकी जान हमें हर हाल में अजीज़ है और उनके जान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ पूरी कौम की जान का तहफ़्फ़ुज़ उनकी ज़िम्मेदारी है। और हमें इस हवाले से बेशतर मज़ीद और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एहतियात की ज़रूरत है। और यकीनन प्राइम मिनिस्टर की मोहब्बत, जज्बा, इस कौम के लिए कुछ कर गुजरने की लगन अपनी जगह, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की अपनी जान है वो हम सब को सबसे ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि उन्होंने इस पाकिस्तान को लीड करना है, इस पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। पाकिस्तान की आवाम की उम्मीदों का वो चिराग है और वो शम्मा है जिसको हर हाल में रोशन रहना है। और हमें उनकी ज़रूरत है और ज़्यादा हमें एहतियात करनी चाहिए ताकि कौम में मुस्बत पैगाम जाए। जी अंसारी साहब। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्या और भी ऑफिसर जिनको कोरोना हो वो आवाम की मोहब्बत में इसी तरह इजलास करने की उन्हें भी इजाज़त है? देखिए, ये अब उनकी इन्फेक्शन की जो रेशो है इस वक्त मेरे पास चूँकि रिपोर्ट नहीं है और मैं उस पर कमेंट इसलिए मज़ीद नहीं कर सकती कि उन्होंने क्या कोरोना का नया टेस्ट करवा लिया था, और जब तक वो अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव आया या कोई ऐसी सूरत हाल है तो ये जवाब जो है वो मैं चाहूँगी कि शिबली फराज साहब दें जो साथ बैठे हुए थे, और वो बेहतर अंदाज से जवाब दे सकते हैं क्योंकि इस पूरी की पूरी सिचुएशन में वो विटनेस है, वहाँ थे। तो अगर कोई सेकंड रिपोर्ट पीएम साहब की आई है जिसमें कोरोना नेगेटिव हुआ है तो उसके बाद का लाए अमल जो है क्या होना चाहिए था, आई फील के ही इज़ इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट। जी इधर इधर उम्मीदवार है अपोजिशन के और 30 कैंडिडेट उनके साथ हैं, जिसमें बाप पार्टी भी शामिल है। बाप पार्टी एजेंसियों की पार्टी है, पीपल्स पार्टी कहती थी, रूलिंग कहती थी एजेंसियों की पार्टी है। आज वो यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या यूसुफ रजा गिलानी भी एजेंसियों की? अच्छा, पहली बात तो ये है कि इनको लेट खबर है ना, अभी वो हो चुकी है, बन चुके हैं, तो लिहाजा इस सवाल की वैसे ही अहमियत ही खत्म हो गई। की जानब से जो धमकियां दी गई है, राना अजीम को जो गुंडा नासिर की जानब से धमकियां दी गई है, इस हवाले से बता दें कि पंजाब हुकूमत क्या कार्रवाई करने लगी? देखिए, राना अजीम हो या कोई भी सहाफ़ी हो, जो भी आज़ादाना जिम्मेदारियां अदा करते हुए जिस माइंड सेट का वो सामना करता है, जिसमें उसकी जान को कोई ख़तरा हो या ओवरऑल उसके किसी खबर या किसी रिपोर्टिंग पे अगर उसको ज़ातियात का निशाना बनाते हुए इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा तो हुकूमत इस अमल की ना सिर्फ हौसला शिकनी करती है बल्कि भरपूर अंदाज से मजम्मत करती है। और मैं ये समझती हूँ कि किसी को भी ये हक़ नहीं है कि वो किसी को थ्रेटन करे। उसका जो आज़ादाना रोल है और जो उसका राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, उसके रास्ते में कोई भी अगर रुकावट डालता है तो वो काबिल मजम्मत है, काबिल अफसोस है। ऐसे अमल को रुकना चाहिए और ख़ास तौर पे सहाफ़ती बरादरी में इस चीज़ की हौसला शिकनी होनी चाहिए। आपने बात की थी नैब की, नैब के दबाव का शिकार है, कंफ्यूजन का शिकार
हो सकती है। दूसरी तरफ वो उनकी जो पेशी है वो मुलतवी कर देता है। उधर से अली नवाज जो है आपके, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को जितना नुकसान नैब के बयानी ने पहुंचाया है किसी ने नहीं पहुंचाया। आप समझती है कि नैब का जो बयानी है वो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहा है? पहली बात तो ये है कि नैब की जो पिछली पेशी हुई जाली राजकुमारी की, उसने फूलन देवी बन के एंट्री दी और वो ये समझ रही हैं कि ये कोई फिल्म चल रही है और मूवी के अंदर कहीं पे क्लाइमेक्स आ जाए, कहीं पे ट्रेजेडी आ जाती है, कहीं पे वो फिक्शन आ जाती है। तो ये मूवी की तरह वो नैब की जो पेशियां उनको ले रही हैं और जब वो कैद होती हैं तो वो ट्रेजेडी मूवी का सीन बना लेती हैं, जब वो बाहर आती हैं तो वो फिर जो है वो एडवेंचरस मूवी की तरफ चल पड़ती हैं। तो ये जो मूवी के अंदर जितने भी पार्ट हैं उनकी बेस पे पिछली पेशी पे जो कुछ हुआ उसके मुकदमात दर्ज हुए, पिछली पेशी पे FIR जो हुई वो अभी भी मौजूद हैं। नैब ये जो उन्होंने इनको समन किया तो उसके बाद पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत को उन्होंने रेंजर्स के लिए रिक्वेजिशन की कि हमें रेंजर तलब की जाए। हमने वो रेंजर फेडरल गवर्नमेंट ने दी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा है तो पुलिस जिम्मेदारियाँ अदा करे। हुकूमत ने अपनी तमाम स्ट्रेटजी बनाई और नैब के अफसरान और एहलकारों को, सरकारी अमलाक को और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लाएअमल तरतीब दिया। उसके बाद जो है NCOC जो है उनकी एक आती है प्रेस रिलीज जिसमें वो कहते हैं कि कोरोना की वजह से जो ओवरऑल पब्लिक गैदरिंग है और कोई भी ऐसे अवामल जिससे अवाम का इज्तिमा और उनको इकट्ठा करने का कोई भी ऐसा सिचुएशन सामने आती है तो उसकी हौसला शिकनी की जाए। और NCOC ने जब ये लेटर इशू किया तो आप ये देखें कि अगर हमें एक तरफ वो अवाम को इस कोरोना के अजाब में धकेलना चाहते हैं, हमारी जिम्मेदारियां और हैं। हम नहीं चाहते कि जब वहाँ अवाम आए, गुत्थम गुत्था हो, इस तरह से कांटेक्ट हो तो कोरोना और फैले और उसकी अल्टीमेटली पूरे शहर की जो इस लाहौर शहर और पंजाब के अंदर रहने वाली आबादी है उनकी जानों को भी खतरा है। तो NCOC ने जो रिकमेंडेशन दी, नैब ने उसके हवाले से अपनी प्रेस रिलीज दी और ये एक हिकमत अमली के तहत उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई। हुकूमत जो है वो अपने महाज पे खड़ी है, वो इन चोरों से ना कोई कंप्रोमाइज़ करेगी, ना किसी जगह इनको कोई रिलीफ देगी और ना पीछे हटेगी। अब नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, नैब एक आज़ाद अदारा है। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि इसका हुकूमत से कोई गठजोड़ और लेना देना नहीं। आज़ाद अदारे के तौर पे अगर नैब कोई फैसला करता है तो उस अदारे की रिकमेंडेशन को फॉलो करना हमारी आईनी जिम्मेदारी है। थैंक यू जी उमर फारूक जी। ये बताइएगा कि आप ये बता सकती हैं कि उन शख्स का कौन क्या नाम है जिनकी इतनी ज़्यादा सियासी बसीरत थी कि मई 2019 में बलदियाती जो इदारे हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, उसके बाद बिल की ड्राफ्टिंग की जाए और उसके बाद आपको जो हजीमत उठानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए वो आप सबके सामने है। अगर आप 2020 तक बलदियाती इदारों को टेन्योर पूरा होने देते, इतनी देर में ड्राफ्टिंग करते तो आज आप इलेक्शन कराने की पोजीशन में होते, तो वो कौन शख्स था जिसका इतना बड़ा सियासी विजन था? जी फैसल डॉक्टर इसी के साथ कि अब जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खड़ी कहाँ पर है, आज तमाम बलदियाती जो है जो मतलब बहालशुदा लोग हैं वो टाउन हॉल आए हुए थे, वो अपनी बहाली का नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत से मांग रहे हैं। पंजाब हुकूमत क्या उसमें क्या फैसला करने जा रही है? देखिए, चूँकि तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो है उसके बाद इस पे एक तफसील से स्ट्रेटजी कानूनी मशावरत करके एक हिकमत अमली और एक मुस्तकबिल का लाए अमल ये हुकूमत पंजाब जो है वो बनाने जा रही है। अदालतों के फैसलों का हमें एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान के अवाम की मंगों की तर्जमानी करता है। तो हम उस अदारे की जो फैसले और रिकमेंडेशंस हैं
उसको हम हर हाल में बरूए कार लाएंगे, मलहूज़ खातर रखेंगे, लेकिन क्या उसके लिए हमारी जो चैलेंजेस और मुश्किलात हैं उसको किस तरह से हम एड्रेस करें, और कानूनी हमारे पास क्या स्पेस है और हमारी जो कानूनी टीम है उस हवाले से हमें क्या एडवाइस देती है। लेकिन इन सब से जुड़ा जो एक कमिटमेंट और विजन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, वो बड़ी क्लियर और डिफाइंड है। उसमें कोई अभाम नहीं है कि बल्दियाती इदारे जो हैं वो किसी भी जमहूरी स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसी नर्सरी है जहाँ से निचली सतह से ग्रास रूट लेवल पे लीडरशिप उभर के सामने आती है, और हमने उन नर्सरियों की आबियारी करनी है, हमने उन नर्सरियों को ख़त्म नहीं करना। हाँ, उसके लिए लाएअमल तरीक़ाकार और उसके साथ जुड़ा जो स्ट्रक्चर है जिसको हम और ज़्यादा उनको इख्तियार देना चाहते हैं, उनको हम फंड्स में ऑटोनमी देना चाहते हैं, हम उनका जो रोल है उसको और ज़्यादा फाल बनाना चाहते हैं, तो हमारी नीयत पे शक ना किया जाए। हमारा जो उसके साथ जुड़ा लेजिस्लेशन का कहीं पे कोई लैकुना और गैप है उसको देखने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। लास्ट जी, थैंक यू जी, थैंक यू। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें कैना न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।